हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारी आयुर 1.0 सीरीज़ के अंदर। और हमने इस सीरीज़ के अंदर शुरू किया है अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर आयुष्काम्य अध्याय, जिसमें हमने 2 पार्ट देख चुके हैं। हम आज उसका तीसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने देखा त्रिविध दोष के बारे में, स्थिति के अनुसार दोषों के क्रम के बारे में, दोषों के शरीर स्थान व आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता क्या रही, दोष अनुसार अग्नि के भेद क्या थे और दोष अनुसार कोष्ठ के भेद क्या थे, प्रकृति निर्माण कैसे होती है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण क्या है, इसके बारे में हमने जाना है। और आज हम इस वीडियो के अंदर इसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संसर्ग और सन्निपात के बारे में। तो संसर्ग और सन्निपात का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब वात, पित्त, कफ, इन तीन दोनों में से जब दो दोषों का संयोग से क्षय या वृद्धि होती है, यानी कि जब दो दोष की क्षय या वृद्धि एक साथ में होती है तो उसको अपन संसर्ग बोलते हैं। और जब तीन दोष आपस में मिलकर वो क्षय या वृद्धि होती है तो उसको अपन सन्निपात बोलते हैं। यहाँ पे इसका एक कोटेशन है कि संसर्ग सन्निपात च तवदित त्रिक्षय कोपथ। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब दो दोषों की क्षय या वृद्धि एक साथ होती है तो उसको हम संसर्ग बोलते हैं। यानी कि या तो वात पित्त या वात कफ या पित्त कफ, इन दो दोषों के अंदर क्षय या वृद्धि एक साथ हो रही हो तो उसको हम संसर्ग यहाँ पे वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। और सन्निपात के अंदर यहाँ पे तीनों दोष एक साथ आएंगे, वात, पित्त और कफ। जब तीनों दोषों के अंदर क्षय या वृद्धि एक साथ होती है तो उसको हम बोलते हैं सन्निपात। समझ में आ गया आपको? इसके आगे हम देखते हैं सप्त धातु है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं, अपना शरीर जो है दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी कि जो अपना शरीर है वो दोष, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, धातु यानी कि जो सप्त धातु है जो अभी हम पढ़ेंगे, और मल जो तीन मल अपने बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष धातु और मल इन सभी के संयोग से ही शरीर का निर्माण होता है। जिसमें हमने वात, पित्त, कफ के बारे में काफ़ी जान लिया है अभी तक हमने। अब हम सप्त धातु देखते हैं कि सप्त धातु कौन कौन से होते हैं। इनको आपको क्रम वाइज याद रखना है। इसके अंदर यहाँ पे एक कोटेशन है, श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रस असृक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु है सप्त दुष्या। यानी कि रस यानी कि रस, असृक बोला है रक्त को, रक्त को ही असृक बोला है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो होते हैं 7 दुष्य होते हैं। यानी कि दुष्य किसको बोला है? धातु को। यानी कि ये जो है 7 धातु देखने को मिलती है यहाँ पे। अभी हमको यहाँ पे इसको डीपली नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कि कितनी धातुएं होती हैं। तो 7 धातु देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे टेबल बना रखी है। पहले नंबर पे रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये आपको क्रम वाइज यानी कि ऑर्डर वाइज याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मल के बारे में। तो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के मल का निर्माण होता है। तो आयुर्वेद के अंदर मल का मतलब होता है कि जो भी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो यहाँ पे मल है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है, श्लोक है, मूत्र सकृत स्वेद आदि अपीचे। मूत्र यानी यूरिन, सकृत यानी कि पुरुष जो फिकस होता है उसी को यहाँ पे सकृत बोला है, स्वेद यानी कि स्वेट, आदि अपीचे आदि मल है। यानी कि मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये जो होते हैं आयुर्वेद के अंदर 3 मल देखने को मिलते हैं। हमें इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमको बस आयुर्वेद का बेसिक क्लियर करना है, जिसके अंदर भाई ये कितने होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके नाम क्या है, ये आपको कम से कम पहले चैप्टर के अंदर याद हो जाने चाहिए। तो धातुएं कितनी होती है? 7 होती है। मल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मल के अंदर हमने 3 पढ़ा है, मूत्र, पुरुष और स्वेद। ये त्रिमल होते हैं आयुर्वेद के अंदर। यहाँ पे आपको ये नाम अभी याद रखना है, आगे डिटेल्स हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। अब हमारा अगला टॉपिक है दोष आदि के वृद्धि एवं क्षय हेतु। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से ऐसे द्रव्य है जो दोष आदि को वृद्धि करते हैं और कौन से ऐसे द्रव्य है जो दोष आदि का क्षय करते हैं। यानी कि ऐसे कौन से द्रव्य है जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं और ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो इन वात, पित्त, कफ को क्षय करते हैं, या जो सप्त धातुओं को बढ़ाते हैं या त्रिमल को बढ़ाते हैं या इन सप्त धातुओं को कम करते हैं यानी कि क्षय करते हैं या इन मलादि का क्षय करते हैं। तो ऐसे कौन से द्रव्य यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अपन इसमें पढ़ते हैं। इसमें है कि इसमें एक कोटेशन है, वृद्धि समाने सर्वसा विपरीते विपर्या। इसका मतलब ये हुआ कि दोष धातु और मल इन तीनों की वृद्धि कौन से द्रव्य करेंगे? जो उनके समान गुण वाले होंगे। यानी कि समान गुण वाले द्रव्यों से इन दोष धातु मलों की वृद्धि होगी। और यदि विपरीत गुण है, विपरीत गुण वाले द्रव्य है, तो उनसे यहाँ पे
दोष धातु मल इनका 6 देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे व्याख्या है कि दोष धातु मल आदि की इन्हीं के समान गुण द्रव्य वाले द्रव्यों के सेवन से इनकी वृद्धि, यानी कि सीधे सिंपल भाषा के अंदर ये हुआ कि ऐसे द्रव्य जिनके गुण जैसे वात, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे वात के जो गुण हैं तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म स्वल अनिल, ऐसे द्रव्य जिसके गुण वात के गुण के समान है, ऐसे द्रव्य को यदि हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसमें वात दोष की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे उनके समान गुण हैं। और ऐसा ही यदि हम विपरीत गुण वाले द्रव्य को अगर वात दोष में दे दिया जाए तो यानी कि वात दोष का वहाँ पे क्षय हो जाएगा, वात दोष की कमी हो जाएगी। बस इतना समझ लो अभी कि समान समान को बढ़ाता है और विपरीत जो है वो वहाँ पे क्षय करता है। अब हम देखते हैं षड रस के बारे में। आयुर्वेद के अंदर 6 रसों का वर्णन है। इसका एक कोटेशन है, रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायका षट द्रव्यम आश्रिता ते च यथा पूर्वम बल अवहा। इसका मतलब ये हुआ कि रस जो है वो स्वादु यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण या कटु भी बोलते हैं इसको, कषायका यानी कि कषाय रस। और ये जो इसका ऑर्डर है यानी कि ये जो इसका क्रम है मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय, या इसको ये भी बोल सकते हैं मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये जो है इसके बल के ऑर्डर है, यानी कि इसका जो बल का प्रभाव है तो सबसे ज़्यादा मधुर के अंदर यानी कि स्वादु मधुर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद अम्ल के अंदर, उसके बाद लवण के अंदर, उसके बाद तिक्त के अंदर, उसके बाद कटु यानी कि उष्ण और उसके बाद कषाय के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है कि रसों की संख्या 6 है। ठीक है, पहला स्वादु यानी कि स्वीट मधुर, अम्ल, तीसरा लवण, चौथा तिक्त, पांचवा उष्ण, इसी को कटु बोला गया है। 6वें नंबर पे है कषाय रस। ये भिन्न भिन्न द्रव्य का आश्रय लिए होते हैं और ये 6 रस जो उससे पूर्व उल्लिखित है वे उससे बलवान है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने समझाया आपको, स्वादु रस यानी कि मधुर रस सबसे ज़्यादा बलवान है। ये आपको ऑर्डर, ये आपको क्रम याद रखना है, कौन सा सबसे ज़्यादा बलवान है और कौन सा सबसे कम, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कषाय रस से उष्ण रस, उष्ण रस से तिक्त रस, तिक्त से लवण, लवण से अम्ल और अम्ल से मधुर रस बलवान है। इस प्रकार मधुर रस सर्वाधिक बलशाली है। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल भी है कि रस जो है उसको 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया आयुर्वेद में। इसमें मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो गाइज अब हम पढ़ते हैं रसों का दोषों पर प्रभाव, यानी कि जो षड रस होते हैं इनका वात पित्त कफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल है, ये आपको याद नहीं करनी है। मैं आपको इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको बाय हार्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे षड रस दे रखा है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये आपको 6 रस याद करने हैं, क्रम से ऐसे ऑर्डर याद कर लेना है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वात और कफ पर इन रसों का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मधुर, अम्ल, लवण ऊपर के 3 रस वात को कम करते हैं, लेकिन यही 3 रस कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय, ये जो नीचे के 3 रस है ये वात को बढ़ाते हैं लेकिन कफ को कम करते हैं। यानी कि वात और कफ ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आपको ये इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण वात को कम करते हैं लेकिन वो कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाते हैं लेकिन वो कफ को कम करते हैं। वात और कफ का आपको ये ऑर्डर आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। लेकिन पित्त का आपको याद रखना पड़ेगा। पित्त में ये है कि मधुर को छोड़ दो, नीचे का ऑर्डर 3 अम्ल, लवण और कटु, ये जो 3 रस है ये पित्त को बढ़ाते हैं। यानी कि अम्ल, लवण और कटु जो है ये पित्त को बढ़ाते हैं और मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त को कम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो मधुर, अम्ल, लवण होते हैं ये वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय जो है ये वात को बढ़ाते हैं लेकिन कफ को कम करते हैं। अम्ल, लवण और कटु ये जो बीच के 3 रस है ये पित्त को बढ़ाते हैं लेकिन ऊपर वाला मधुर और नीचे के 2 रस तिक्त और कषाय जो है ये पित्त को कम करते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं त्रिविध द्रव्य। इसका मतलब है आयुर्वेद के अंदर 3 द्रव्यों का वहाँ पे वर्णन किया गया है। पहला है समन, दूसरा है कोपन और तीसरा है स्वस्थ हित। ये मतलब 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं
अब ये होते क्या है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है इनको आपको याद रखना है कि जो आयुर्वेद के अंदर त्रिविध द्रव्य होते हैं, पहला है समन, दूसरा है कोपन और तीसरा है स्वस्थ हित। जिसमें समन का मतलब होता है कि जो कम करते हैं, कोपन का मतलब होता है कि जो बढ़ाते हैं, और स्वस्थ हित यानी कि जो अपनी बॉडी को साम्य अवस्था में रखते हैं वो स्वस्थ हित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्विविध वीर्य। वीर्य यानी कि पोटेंसी, एक प्रकार की एनर्जी, बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको वीर्य बोला गया है। यहाँ पे दो प्रकार के वीर्य बताए गए हैं, एक होता है उष्ण और एक होता है शीत। यहाँ पे व्याख्या है उष्ण यानी कि हॉट और शीत यानी कि कोल्ड। गुणों की उत्कृष्टता के अनुसार द्रव्य में वीर्य दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है उष्ण और दूसरा है शीत। तो आपको ये याद रखना है, अभी तक इतना ही। दो प्रकार के वीर्य देखते हैं जिसको हम द्विविध वीर्य बोलते हैं, जिसके अंदर उष्ण और शीत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम गुरुवादी गुण पढ़ेंगे, जिसको 20 गुण के नाम से जाना जाता है और इसी को गुरुवादी गुण बोलते हैं। यहाँ पे जो ये कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे भी बहुत सारे चैप्टर में ये सेम श्लोक आता है, सेम कोटेशन आता है, इसलिए आपको ये अभी याद कर लेना है। कोटेशन है कि गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विप्रेया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 10 गुणों का वर्णन है, जैसे गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, सूक्ष्म और विशद, यानी कि 10 ये गुण और 10 इसके विपरीत, तो टोटल 20 गुरुवादी गुण हो गए। यहाँ पे आगे इसकी व्याख्या है कि गुरुवादी 10 और इसके विपरीत 10, इस प्रकार टोटल 20 गुण है, जिसके अंदर पहला अपन पढ़ते हैं गुरु, जिसका विपरीत होता है लघु यानी कि हैवीनेस का विपरीत लाइटनेस। दो ये हो गए। आपको इसमें इसको पैर से याद रखना है, गुरु इसका ऑपोजिट लघु यानी कि जो भारी है, फिर हल्का है। मंद और उसका ऑपोजिट है तीक्ष्ण, मंद यानी कि डलनेस और तीक्ष्ण यानी कि शार्पनेस। उसके बाद है हीम, ऑपोजिट होता है हॉट, उष्ण, हीम का ऑपोजिट उष्ण। उसके बाद स्निग्ध, स्निग्ध का ऑपोजिट रुक्ष। उसके बाद सलक्षण, उसका ऑपोजिट खर यानी खुरदरा रफनेस। उसके बाद सांद्र, उसका ऑपोजिट द्रव यानी कि जो सॉलिडिटी का ऑपोजिट होता है फ्लूइडिटी। उसके बाद है मृदु यानी कि मुलायम, तो उसका ऑपोजिट हो गया कठिन यानी कि हार्डनेस, कठोर। इसके बाद है स्थिर, इसका हो गया सर। उसके बाद सूक्ष्म, उसका हो गया स्थूल। उसके बाद विशद, उसका हो गया पिछल। तो ये जो है 20 गुण है, आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। इसका कोटेशन याद कर लेना ताकि बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम के अंदर। और यदि आप कोटेशन याद कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर आप 20 गुण ऐसे ही लिख दोगे कि गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विप्रेया। ऐसे कोटेशन आपको याद होने चाहिए। और श्लोक ऐसे याद नहीं होते हैं, आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार उसको रफ पेज के अंदर लिखते जाओ और सुबह सुबह उसकी एक बार रीडिंग मारते जाओ, ताकि आपको जो श्लोक जो इम्पोर्टेंट है वो बाय हार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रोग और आरोग्य के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर रोग कैसे उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति आरोग्य यानी कि बिना रोग के कैसे रह सकता है। तो यहाँ पे व्याख्या है कि रोग का कारण काल यानी कि जो शेड्यूल है अपना, अर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसरी फैकल्टीज, और कर्म जो एक्शन का हीन यानी कि इनका कम योग, इनका कम उपयोग, मिथ्या यानी कि इनका गलत उपयोग, या इसका अति योग यानी कि इन सभी का अत्यधिक उपयोग। तो ये आपके यहाँ पे रोग के 3 कारण देखने को मिलते हैं। और यदि ये साम्य अवस्था के अंदर हो यानी कि ये सम अवस्था के अंदर हो तो यहाँ पे व्यक्ति आरोग्य होता है। यहाँ पे आगे इसकी व्याख्या है कि रोग का कारण तब बनता है जब काल यानी कि समय, अर्थ इंद्रियों के विषय और कर्म जो अपन कार्य करते हैं इनका या तो अत्यधिक उपयोग हो जाए जिसको हम अति योग बोलते हैं, या अपर्याप्त उपयोग हो यानी कि हीन योग हो, या गलत तरीके से उपयोग किया जाए उसको मिथ्या योग बोलते हैं। यदि ये 3 चीज़ें हो रही हो तो यहाँ पे रोग उत्पन्न होता है। रोग का कारण ये 3 चीज़ें बनती है। लेकिन जब इन्हीं काल, अर्थ और कर्म का सही और संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए जिसको हम सम्यक योग बोलते हैं, तो व्यक्ति जो स्वस्थ होता है, आरोग्य देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं रोग अधिष्ठान, यानी कि रोगों के अधिष्ठान क्या है, यानी कि रोग का निवास कहाँ कहाँ है अपने शरीर के अंदर। तो आयुर्वेद के अंदर रोग के अधिष्ठान को 2 बताया, एक तो काय यानी कि शरीर अपनी बॉडी, और दूसरा मन अपना माइंड, मानस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि रोग के अधिष्ठान आयुर्वेद में 2 है, एक तो है शरीर यानी कि काय और दूसरा है मन। इसके बाद हम देखते हैं मानस दोष।
तो मैं आपको बता दूं कि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष और एक होता है मानसिक दोष, जिसको हम मानस दोष बोलते हैं। शारीरिक दोष के अंदर हमने पढ़ा है वात पित्त और कफ, और मानस दोष दो प्रकार के होते हैं, रज और तम। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको शारीरिक दोष आए तो आपको वात पित्त और कफ पे टिक करना है, और यदि मानस दोष हो जाए तो मानस दोष दो होते हैं, रज और तम पर टिक करना है। शारीरिक दोष 3 होते हैं, मानस दोष या मानसिक दोष 2 होते हैं। बस अभी तक आपको यही याद रखना है। तो इसके बाद आता है रोगी परीक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि हम रोगी की परीक्षा कैसे कर सकते हैं, जो पेशेंट है उनकी हम किस तरह से उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोटेशन है, श्लोक है, वो आपको लर्न करना है, याद कर लेना है। दर्शन स्पर्शन पर्शने परीक्षित च रोगिणम। इसका मतलब ये हुआ कि रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से की जा सकती है। पहला है दर्शन, दूसरा है स्पर्श और तीसरा है पर्शन। दर्शन का मतलब ये होता है कि उसको देख, रोगी को दूर से ही देखकर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा होता है स्पर्शन, जिसमें हम रोगी को स्पर्श करके, उसको पाल्पेशन करके या उसका परक्यूशन करके जो है अपन उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तीसरा होता है उससे प्रश्न पूछकर, इंट्रोगेशन करके। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या है कि पहला जो दर्शन जो है मरीज के शरीर को ध्यान से देखना, जैसे त्वचा का रंग कैसे है, उसका स्किन का कलर कैसा है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, उसमें कोई घाव तो नहीं है, वाउंड्स तो नहीं है। दूसरा है पाल्पेशन या परक्यूशन, यानी कि स्पर्श या थपथपाना, जो अपन परक्यूशन जिसको बोलते हैं। तो शरीर को हाथ से छूकर या थपथपाकर जांच करना, जैसे सूजन, दर्द या कोई ट्यूमर तो नहीं है, इसको महसूस करना, उसको हाथ लगा के फील करना जो होता है, वो यहाँ पे स्पर्शन के अंदर आता है। तीसरी जो परीक्षा है, तीसरी जो एग्जामिनेशन है, वो है वहाँ से इंट्रोगेशन करना, यानी कि उससे प्रश्न पूछना, मरीज से उसकी बीमारी, लक्षण और चिकित्सा इतिहास के बारे में सवाल करना, यानी कि जो उसकी हिस्ट्री जो हम लेते हैं वो हम इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्न के अंदर आता है। यहाँ पे आपको मुख्यतः ये याद रखना है कि रोगी की परीक्षा यानी कि जो पेशेंट का एग्जामिनेशन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के द्वारा। सारे पॉइंट क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने रोगी की परीक्षा देख ली, लेकिन अब हम देखते हैं रोग परीक्षा, यानी कि जो पेशेंट को डिजीज हुई है, जो बीमारी हुई है, उसका हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोग परीक्षा, यानी कि रोग की परीक्षा कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने रोगी की परीक्षा देखी है, अब हम डिजीज का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो रोग की परीक्षा यहाँ पे 5 प्रकार से की जानी चाहिए, जिसके अंदर पहला है निदान, दूसरा है पूर्व रूप, तीसरा है रूप, 4 नंबर पे है उपसे और 5 नंबर पे आपत्ति या संप्राप्ति के द्वारा करनी चाहिए। अब ये होता क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। तो पहले नंबर पे है निदान, यानी कि बीमारी का कारण क्या है इसे समझना। जो हम उस पेशेंट के अंदर जो डिजीज देखते हैं उसका पहला पॉइंट यही है, बीमारी का कारण क्या है, बीमारी क्यों हुई है, उसको समझना, वो निदान के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे है पूर्व रूप, यानी कि प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, बीमारी शुरू होने से पहले दिखने वाले जो हल्के लक्षण जो होते हैं उनको यहाँ पे एग्जामाइन करना। उसके बाद आता है रूप, यानी कि सिम्टम्स, बीमारी के जो मुख्य लक्षण है वो जो अपन को साफ साफ पेशेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसको एग्जामाइन करना। उसके बाद आता है उपसय, थेरेप्यूटिक ट्रायल, यानी कि इलाज के जरिए ये देखना कि कौन सा इलाज असरदार है, अलग अलग तरह की मेडिसिन उस पर चलाना कि कौन सी मेडिसिन सही प्रकार से सेट हो रही है। उसके बाद है संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, यानी कि बीमारी के शरीर में फैलने और उसके प्रभाव को समझना, उसका पाथवे क्या है, उस बीमारी वो कहाँ से किधर जा रही है, उस चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि रोग की परीक्षा यहाँ पे 5 प्रकार से की जा सकती है, जिसके अंदर पहला है निदान, दूसरा है पूर्व रूप, तीसरा है रूप, 4 नंबर पे उपसय और 5वें नंबर पे संप्राप्ति। बहुत इजी है, आपको ये धीरे धीरे वर्ड याद हो जाएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको यदि ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जल्द ही हमारा पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर और रचना शरीर, इसके भी लेक्चर आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।